इस लेक्चर में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और प्रीवियसली हमने आइंस्टाइन पोस्टुलेट के थ्री ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। तो हम वो सारे के सारे यहाँ इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद उससे उन केसेस को दोबारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ड्राइव करेंगे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा जनरल इक्वेशन है, और प्रीवियसली जो हमने तीन ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंस देखे हैं वो स्पेसिफिक केसेस हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इवेंट की डेफिनेशन थे। सो इवेंट इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक लोकेशन एक्स वाई जी एट अ प्रिसाइज टाइम। तो अगर आपने कोई इवेंट डिफाइन करना है तो आपको उसके तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देने होंगे, एक्स वाई जी। और अगर लेट्स ऑब्वियसली आप कार्टेशियन सिस्टम की अगर बात करें, और आपको साथ टाइम स्पेसिफाई करने का प्रिसाइज टाइम। तो ये चार जो नंबर होंगे वो डिफाइन करेंगे इवेंट को। अच्छा, इवेंट आपके पास एक वो एक्सप्लोजन हो सकता है फायर क्रैक का, या आपके पास कोई स्विच का ऑन ऑफ होना हो सकता है। लेकिन एक जर्नी जो है, लेट्स से आपके पास यूरोप की जर्नी है, तो वो आपके पास एक इवेंट नहीं है। तो इवेंट स्पेसिफाई हो करेंगे, आप उनको तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट देंगे और एक आपको उसको नंबर और देंगे जो कि स्पेसिफाई करेगा कि जिस फ्रेम में आपने एक्स वाई जी लिए हैं उसी फ्रेम में टाइम, जो क्लॉक है उस पर टाइम क्या था जब वो इवेंट हुआ है। तो मकसद हमारा ये है, सपोज दैट वी नो एक्स वाई जी टी, कि आप इवेंट ई है एस फ्रेम में, ठीक है। ये दो मैंने फ्रेम दिखाए हुए हैं आपके पास। इस केस में ये जो स्टडी है, ये जो स्टेटमेंट था जर्नल है। सपोज दैट वी नो एक्स वाई जी टी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट ई इन एस। तो लेट से हम जानते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट जो हुआ है एस फ्रेम में, और हमें उसके एक्स भी पता है, वाई भी, जी भी, टी भी। यही मतलब है इवेंट का पता होने का। और जानना हम ये चाहते हैं, वो विल लाइक टू नो एक्स बार, वाई बार, जी बार, टी बार, कि आपके साथ है कोई मूविंग इनर्शियल फ्रेम है, तो उसी सेम इवेंट को एस बार में आप किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो क्या होगा, जी कोऑर्डिनेट क्या होगा, टी कोऑर्डिनेट, टी जो टाइम है वो क्या होगा एस बार में। तो बेसिकली हमें जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो डिक्शनरी है, कि अगर आपके पास ये इमें चार नंबर एस एस में गिवन हो, तो आपने एस बार में उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना, या उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का एस और एस बार के दरमियान में रिलेशन क्या है, तो हमने ये डिक्शनरी जो है वो बिल्ड का वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप थोड़ा सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा मूविंग रेफरेंस फ्रेम है वो सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में मूव करें, या फिर आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन आप एक्स के लिए लें, ठीक है। तो यही हमने ये किया है कि आपके पास ये जो है ये फ्रेम रेफरेंस वाई और एक्स वाला, और ये ऑब्वियसली जी कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एस फ्रेम है। और ये जो है आपके पास एक्स बार, वाई बार, और ये जो वेलोसिटी v से मूव हो रहा है, ये हमारे पास है मूविंग रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको हम कहेंगे एस बार से डिनोट करेंगे। और ये इवेंट ई है जो हमने एक में अगर आपके पास गिवन हो तो दूसरे में आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है इनर्शियल फ्रेम में, ये हमने जानना है। तो सपोज करें कि आपने जब क्लॉक स्टार्ट की है, आप यहाँ पे एस फ्रेम में है, जब आपने क्लॉक स्टार्ट की है जहाँ से टाइम स्टार्ट किया है, तो दोनों रेफरेंस फ्रेम जो थे ओरिजिन पे थे यहाँ पे, ठीक है। दोनों का ओरिजिन सेम था, ओ का ओ बार का, ठीक है। तो फिर आप जैसे ही किसी और टाइम में देखेंगे इसे लेटर टाइम में, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इवेंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है डी। डी जो डिस्टेंस है वो एस बार के ओरिजिन से लेके जो ए बार है, ए बार ये कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है इवेंट ए का एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो डी हमारे पास है एस बार के ओरिजिन से लेके ए बार तक, और जिस वेलोसिटी से वी टी विला ये फ्रेम मूव हो रहा है वो वी है, और जितने टाइम बाद आपने इसको डिस्टेंस देखा है तो वो टाइम टी है। तो इतने टाइम में, टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस बार, वो वी टी है। और ये ऑब्वियसली जैसे मैं डिफाइन कर चुका हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आसानी से। तो ये एक्स आपके पास ये इस ओरिजिन से ओ से इधर तक, और आपके पास वी टी और डी से हमने के सम से हमने एक्स को डिफाइन किया।
सो वे डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ओ बार टू ए बार एट टाइम टी, जैसे मैं बता चुका हूँ। और आइंस्टाइन से पहले ये समझा जाता था कि जो आपके पास डी है, डी आपके पास ओरिजिन से ओ बार से लेके ए बार तक का डिस्टेंस जो ऑब्जर्व किया गया है एस फ्रेम से, और एक्स बार जो यही लेंथ मेजर की गई है एस बार में, ठीक है। ये डी है, वो ये ओ बार से लेके ए बार तक का डिस्टेंस जो कि मेजर किया गया है फ्रॉम एस फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक्स बार है जो सेम डिस्टेंस मेजर किया गया है एस बार में, ठीक है। तो बिफोर आइंस्टाइन इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझाया था कि आप मूविंग रेफरेंस फ्रेम में किसी लेंथ को मेजर करें, और अगर आप एक साइड पे खड़े होके जो किसी और रेफरेंस फ्रेम से लेंथ को मिलकर दोनों सेम है। तो इस चीज़ को लेके हम एक डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है, तो आ गया हमारे पास डी की जगह पे, ये डी की जगह पे एक्स बार आ गया, तो मैंने रीअरेंज किया। तो एक्स कोऑर्डिनेट के से की हेल्प से आप एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे एब्सोल्यूट है, आपके पास एक ही क्लॉक लगी हुई है जिससे आप सारे टाइम मेजर करते हैं। तो ये जो चूंकि जो मूवमेंट है नेचर रेफरेंस फ्रेम की वो एक्स डायरेक्शन में, तो आप सिर्फ एक्स में देख रहे हैं मॉडिफिकेशन, बाकी वाई बार जी बार में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट है, और टी बार हमारे पास एब्सोल्यूट है। इसको हम कहते हैं गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बिफोर आइंस्टाइन हमारी जो डिक्शनरी थी रिलेटिविटी की वो ये थी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट एस फ्रेम में गिवन हो तो एस बार में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर फोर्थ रिलेशन एवरीवन एज्यूम द फ्लो ऑफ टाइम वाज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये एज्यूम अजम्पशन थी आपके पास एक बिग क्लॉक है और कोई सी भी ऑब्जर्वर के लिए हमारे पास जो टाइम है वो सेम होगा। इस वजह से आप टाइम मेजर करें मूविंग रेफरेंस फ्रेम में या फिर आप स्विचिंग रेफरेंस फ्रेम में, उनका जो टाइम सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ से वैसे आपको इंडिकेशन है, अब मुझे पता चल गई होगी थोड़ी सी कि जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर से हम ये देख चुके हैं कि टाइम जो है एक मूविंग क्लॉक का वो डिफरेंट होता है एक स्विचिंग क्लॉक में, ठीक है। और साइमल्टेनिटी भी देख चुके हैं जिसकी वजह से दोनों के टाइम जो है चेंज होते हैं, और लेंथ भी देख चुके हैं मूविंग डायरेक्शन में। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो मॉडिफिकेशन होगी फर्स्ट और फिफ्थ में, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में, तो लेकिन हमने इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो डेरिवेशन है ये ब्रेक डाउन कब हो रही है। तो उसका हिंट मैं पहले दे चुका हूँ, वो ये है कि डी डिस्टेंस मेजर किया गया फ्रॉम ओ टू ए एज मेजर्ड इन एस। एस में जो रेफर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो एस रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, उसने जो लेंथ मेजर की है इसकी ओ बार से लेके ए बार तक वो डी है। और जो ऑब्जर्वर इस मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर है उसने ये सेम लेंथ जो मेजर की है वो एक्स बार है, ठीक है। तो यहीं पे जो वो क्लासिकल जो डेरिवेशन है वो ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ कि दोनों सेम है, जबकि आइंस्टाइन कहता है कि ये दोनों सेम नहीं है। जो ओ बार से ए बार तक का डिस्टेंस अगर एस से मेजर किया जाए और वही डिस्टेंस अगर एस बार से मेजर किया जाए तो दोनों डिफरेंट है। तो एक्स बार अगर आप देखें ओ और ए का जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं और उनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, तो आप इसको जो इमेजिन कर सकते हैं कि ये मूविंग स्टिक है। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको ये डिस्टेंस नजर आएगा कि ये मूविंग स्टिक है। तो हम प्रीवियस रिलेशंस देख चुके हैं कि मूविंग स्टिक जो है वो अपेयर होगी एस के लिए कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये गैमा आपके पास हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, या फिर इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो वन हो सकती है, अदरवाइज की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। तो ये एक्स बार हमारे पास मूविंग स्टिक है। तो डी जो ऑब्जर्व ये आपको नज़र आएगी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ये जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आएगी जो डी मेजर करोगे। तो इस वजह से आइंस्टाइन जो क्लासिकल डेरिवेशन में आपके पास डी और एक्स बार सेम थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम नहीं है। एक्स बेसिकली ओ बार से ए बार तक का जो डिस्टेंस है वो मूविंग स्टिक है। इसी रिलेशन को आप इंसर्ट करें दोबारा डी बार की जगह डी की जगह पे, तो डी की जगह पे आ जाएगा वन ओवर गैमा एक्स बार प्लस वी टी, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है रिलेटिविस्टिक वर्जन ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी।
तो ये आपने देख लिया कि पॉसिबल जो मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, वो हमने लेंथ में कर ली है। ठीक। तो अब टाइम में देख चुके हैं हम के पास टाइम डायलेशन भी है, जो बाद में हम इकट्ठे करके लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में मॉडिफिकेशन फाइंड आउट कर ली, तो जो लास्ट इक्वेशन नंबर 4 है वो हम रिलेटिविस्टिक वर्जन लेंगे और वो टाइम डायलेशन का रिलेशन वहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब इसका जो कन्वर्स आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर आप एस बार रेफरेंस फ्रेम में से देखें, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर है एस बार में, ठीक है, तो उसके लिए जो एस रेफरेंस फ्रेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये देखें, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप एस बार में खड़े हैं तो आपके लिए जो एस रेफरेंस फ्रेम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके लिए ग्राउंड मूव हो रहा है, और अगर ग्राउंड से खड़ा हुआ पर्सन आप ट्रेन को देखें तो उसके लिए ट्रेन मूव हो रही है। तो बिल्कुल वही ये सीन है। तो ये अगर आप इसी कन्वर्स आर्गूमेंट को लें और डेराइव करने की कोशिश करें इन इक्वेशन को, तो आप देखेंगे जो रिलेशन यहाँ से हम आएंगे वो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि वो ऑब्वियस हमने सिर्फ वेलोसिटी का रिलेशन जो है ऑपोजिट करना है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पास रिलेटिविटी के आर्गूमेंट से भी वही रिलेशन आएगा। तो हमने अब ये करना है कि जो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर हमारे पास बार है और उससे हमने देखना है कि जो एस फ्रेम है वो मूव हो रहा है। अगेन वही हम एजम्पशन लेंगे कि जब हमने स्टार्ट लिया है कि दोनों रेफरेंस फ्रेम सेम थे, तभी हमने क्लॉक स्टार्ट किया। ठीक। अच्छा, यहाँ तक मैं एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दूं, जो ये सीन था और इस सीन में आपके पास फ़र्क ये है, दोनों डिफाइन एक ही इवेंट को कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्नैपशॉट लिया गया है ये एट टाइम टी है। ठीक है, एस ये लिया है एस रेफरेंस फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर ने। और जो अब आप बात कर रहे हैं कि एस मूव हो रहा है और एस बार से खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो इवेंट है सेम इवेंट आपके पास किस टाइम पे, टी बार पे है। ठीक है, दोनों में फर्क है। पहला इवेंट, पहला हमारे पास क्या था, टी था, अब हमारे पास टी बार है। तो जैसे मैंने बताया टाइम जब आपने क्लॉक स्टार्ट की तो दोनों का ओरिजिन सेम है। और क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे भी इमेजिन करेगा कि आप अगर ऑब्जर्व करें यही डिस्टेंस को एस बार से, ठीक है, एस बार से आप अगर आप इसी सेम डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें, डी बार है, डी बार है, ठीक है, और अगर आप इसी सेम डिस्टेंस को एस में से देखें तो आपके पास वो एक्स नज़र आएगा। तो दोनों सेम है। क्लासिकल फिजिक्स आपको यही बताएंगे कि दोनों सेम है। लेकिन जैसे कि हमें पता है एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए इन एस। ठीक है, एस डिस्टेंस कौन सा है, एक्स ये यहाँ से यहाँ तक का आपके पास जो डिस्टेंस है वो है आपके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो सेम डिस्टेंस है हमारा इसमें एस रेफरेंस फ्रेम में, वो ओ टू ए है। ठीक है, ओ टू ए इन एस रेफरेंस फ्रेम। और डी बार हमारा किस में मेजर किया है आपने, इसी डिस्टेंस को एस बार से मेजर किया आपने। ठीक है, तो वो आपके पास दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो दोनों में रिलेशन हमारे पास ये होगा, बिकॉज ओ एंड ए आर एट रेस्ट इन एस। तो इस केस में हमारे पास मूविंग स्टिक कौन सी है, वो मूविंग स्टिक है हमारे पास एक्स। ठीक है, क्योंकि जो मूव हो रहा है रेफरेंस फ्रेम वो एस है, तो मूविंग स्टिक हमारे पास आएगी एक्स। तो टाइम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का रिलेशन हमारे पास ये होगा, डी बार इज इक्वल टू एक्स ओवर गैमा। तो दोबारा आप इस रिलेशन को दोबारा पुट करें इस रिलेशन में, इसके इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास आएगा एक्स बार इज इक्वल टू 1/गैमा एक्स। तो यहाँ पे मैंने डी बार की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, जैसे मैंने बताया टाइम अब जो स्नैपशॉट लिया गया है वो टी बार पे है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। तो जी जैसे आप इसको रीअरेंज करेंगे, गैमा को उस तरफ ले जाएं, एक्स को उस तरफ ले जाएं आप, तो आप ये देखोगे कि ये रिलेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स बार प्लस बी टी बार। तो जो हम इंट्यूटिव थी, इंट्यूशन थी, वही ट्रू साबित हुआ यहाँ पे कि रिलेशन जो वेलोसिटी है वो महज ऑपोजिट है। ठीक। तो ऑपोजिट वेलोसिटी हमारे पास की वजह से यहाँ पे माइनस एक और अपेयर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहला रिलेशन हमारे पास ये देखें ये था, एक्स बार इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस बी टी, ये रिलेशन जहाँ हमारे पास एस बार रेफरेंस फ्रेम मूव हो रहा था, वो इस केस में हमारे पास एस रेफरेंस फ्रेम मूव हो रहा है, और जबकि जो एस बार है फ्रेम उसको हमने स्टेशन लिया। तो ये देखिए कन्वर्स आर्गुमेंट है यहाँ पे एक्स एस से आप
एस बार में जा रहे हैं, और यहाँ पे आप एस बार से एस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे बिल्ड हो रही है। आप एक और जो है वो कर सकते हैं डेरिवेशन के लिए, वो ये होगा कि आप यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू जो कि गैमा एक्स माइनस बी टी है, आप वो लें और यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे गैमा एक्स माइनस बी टी, ये रिलेशन आप यहाँ पे पुट कर दें, और गैमा की वैल्यू आपको पता है वो है 1/, ये आपने याद रखनी है, 1 - b² डिवाइड बाई c²। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए जब आप इक्वेशन रीअरेंज करेंगे, तो आप टाइम्स के दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये आपने सब्स्टिट्यूशन की एक्स बार की जगह पे गैमा एक्स माइनस बी टी लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एक्स मौजूद हैं, या फिर टी और टी बार मौजूद होगा। तो आप टी को इन टर्म्स ऑफ टी बार और एक्स लिख सकते हैं, और टी बार को इन टर्म्स ऑफ एक्स और टी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक हमारे पास ये होगा, टी बार को आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स और टी लिखना है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास रिलेशंस आ जाएंगे। तो डिक्शनरी हमारे पास यूं कंस्ट्रक्ट हो गई कि अगर आपके पास ऐसे रेफरेंस फ्रेम स्टेशनरी है और एस बार अगर मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, एक्स बार इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस बी टी, वाई बार इज इक्वल टू वाई, जेड बार इज इक्वल टू जी, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। और टी बार का ये रिलेशन आपके पास आएगा जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई है, टी बार इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस बी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो इसकी कन्वर्स क्या होगी, कन्वर्स भी हम देख चुके हैं, ये एक लेबर दिखाई गई है, वह एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स बार प्लस बी टी बार, वाई इज इक्वल टू वाई बार, जी इज इक्वल टू जी बार, टी इज इक्वल टू गैमा टी बार प्लस वी एक्स बार सी स्क्वायर। तो एस बार से एस में, और यहाँ पे एस से एस बार में। अब हम इसकी जो तो हमारा पहला मकसद मुकम्मल हुआ है कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक ये देख ली, तो इनको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि जो हमने इसी से जो अपने टाइम डायलेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सैमल्टेनिटी और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसको देखना है, ठीक है, इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करते हुए। तो पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, वो 12.4 है, सैमल्टेनिटी, सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइम डायलेशन, ठीक। तो सपोज करें कि हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम है, और उसमें हमारे पास अ, एक रेफरेंस फ्रेम में, एस फ्रेम में एक इवेंट होता है, दो इवेंट है, पहला इवेंट है एक्स ए इज इक्वल टू जीरो पे, टी ए इज इक्वल टू जीरो, तो वो टाइम जीरो है और उसकी एक्स कोऑर्डिनेट्स भी जीरो है। और दूसरा इवेंट है आपके पास एक्स बी इज इक्वल टू बी, एक सर्टन डिस्टेंस है वो बी पे हुआ है, और टी बी भी जीरो है हमारे पास। तो दोनों टाइम जीरो पे इकट्ठे इवेंट हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे सैमल्टेनियस इन एस, ठीक है। दोनों इवेंट जो हैं वो टाइम जीरो पे हुए हैं, तो ये सैमल्टेनियस इन एस है। तो अब सेम इवेंट किस तरह रिप्रेजेंट होगा एस बार में, इवेंट्स इन एस बार आर नॉट साइमल्टेनियस, वो हम देख लेते हैं वो किस तरह। तो आपने इधर से डिक्शनरी लेनी है, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वाई जी और टी गिवन है, तो हमने जाना है एक्स बार वाई बार जी बार टी बार। तो हमने ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले रिलेशन यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले एक्स ए के लिए अप्लाई किया इस पे, तो एक्स ए बार इज इक्वल टू गैमा, एक्स की जगह पे यहाँ एक्स ए आ गया, माइनस वी, टी की जगह पे यहाँ टी ए आ गया। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, टी ए की वैल्यू जीरो है, एक्स ए की वैल्यू भी जीरो है, तो ये आपके पास एक्स ए इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। दूसरी इक्वेशन टाइम के लिए, तो टाइम में भी आप रिलेशन पुट कर दें, यहाँ पे भी आप देखें टाइम ए जीरो है, एक्स ए भी जीरो है, तो दोनों जीरो आ जाएंगे आपके पास, तो टाइम ए जीरो आ गया। तो एक्स बार रेफरेंस फ्रेम में भी जो फर्स्ट इवेंट है, जो इवेंट ए सॉरी ए है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स ए बार इज इक्वल टू जीरो और टी ए बार इज इक्वल टू जीरो। अब आए सेकेंड इवेंट पे। तो सेकंड इवेंट हमें दोबारा वही इक्वेशन यूज करिए, लेकिन इस बार जो वैल्यू पुट करनी है वो एक्स बी की पुट करनी है टी बी की। तो एक्स बी इज इक्वल टू गैमा एक्स बी माइनस बी टी बी, ठीक। तो टी बी यहाँ पे देखें, यहाँ पे जीरो है, टी बी की वैल्यू जीरो पुट कर दें, एक्स बी की वैल्यू एक्स की जगह बी की जगह पे आपके पास वैल्यू बी आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गया गैमा बी आ गया। तो ये रिलेशन आपके पास पहला है, एक्स बी बार इज इक्वल टू गैमा बी। तो जो सेम जिस डिस्टेंस पे ये एस रेफरेंस फ्रेम में हुआ है इवेंट, तो उससे जो डिस्टेंस है हमारे पास जो ऑब्जर्व किया जाएगा एक्स बी में, बी बार में, वो आप देख रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि गैमा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आ जाएं टाइम पे। तो टाइम में दोबारा रिलेशन में आप बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी,
बी की वैल्यू एक्स बी की जगह पे यहाँ पे बी वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम देखें नॉन जीरो है और नेगेटिव में है, माइनस गैमा वी बी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एस बार क्लॉक बी अकर्ड, जो आपके पास है इवेंट बी अकर्ड बिफोर ए। तो एस रेफरेंस फ्रेम में जो दो इवेंट साइमल्टेनियस हैं, एस बार रेफरेंस फ्रेम में वो दो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। तो ये पहला जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सिक्वेंसेस था आइंस्टाइन के पास्टुलेट का, कि दो इवेंट्स अगर आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम में साइमल्टेनियस है, दूसरे रेफरेंस फ्रेम में वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों दोनों टाइम टी ए इजिकल टू जीरो था, टी बी इजिकल टू जीरो था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब फर्दर इस चीज को एक्सटेंड करते हैं। सपोज दैट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ऑब्जर्वर एस डिसाइड्स टू एग्जामिन ऑल द क्लॉक्स इन एस बार। तो एस में खड़ा हुआ जो पर्सन है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेगा इन सारी क्लॉक्स के एरिया, समझे कि आपके पास एरे ऑफ क्लॉक्स हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जे, अब टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको ऑब्जर्व करना शुरू करता है। तो हम ये देखेंगे वो जैसे अपनी नज़र दौड़ाएगा ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे, तो क्लॉक्स पे क्या टाइम होगा, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे अगर वो नज़र दौड़ाते तो उस पे उन पे क्या टाइम उसको नज़र आएगा। तो इसमें जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है वो ये एस बार है, ठीक है। तो चूंकि प्रीवियस रिलेशन हमने ये फाइंड किया है वो ये था, टी इज इक्वल टू माइनस गैमा बी बी ओवर सी स्क्वायर। चूंकि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये इवेंट हुआ था, अगर आप डिस्टेंस ना लें फिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली एक्स आएगा, ठीक है। तो बी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया और नेगेटिव साथ था। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आप जिस तरह राइट हैंड साइड पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, आपको टाइम पीछे नज़र आएगा, ठीक है, ये जो क्लॉक्स हैं पीछे होंगी। और अगर आप लेफ्ट साइड पे नज़र दौड़ाएंगे यानी कि नेगेटिव एक्सेस की तरफ, तो आपको टाइम ज़्यादा नज़र आएगा। ये देखिए ये क्लॉक्स आगे हैं, ये क्लॉक्स पीछे हैं। जबकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको दोनों जो टाइम्स हैं वो सेम नज़र आएंगे। यहाँ पे भी क्लॉक्स पे टाइम जीरो है और यहाँ पे भी टाइम जीरो है। तो एक ये जो चीज़ थी जो आपको प्रीवियस टाइम डायलेशन और लॉरेंस कंट्रैक्शन में ये चीज़ नज़र नहीं आती, जबकि हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक और चीज़ वाज़ेह हुई है कि अगर आप एक रेफरेंस फ्रेम में कई सारी क्लॉक हैं तो आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो आप जो टाइम होगा वो पोजीशन डिपेंडेंट भी है। वो पोजीशन के साथ आपके पास देखें टाइम अलग अलग आपको नज़र आ रहा है। तो लेफ्ट क्लॉक्स आर अहेड, ठीक है, ये आगे हैं, एंड राइट आर बिहाइंड, तो ये वाली पीछे है। यहाँ से भी आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ये जो क्लॉक्स हैं एक रेफरेंस फ्रेम में अगर, हाँ, वो हैं सिंक्रोनाइज हैं, तो दूसरे रेफरेंस जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उस पर सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। फ्रॉम एस बार पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर आप इसे इधर से खड़े होके इस यही बिल्कुल सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ से लें, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लॉक जो है वो रखी हैं, सिंक्रोनाइज करके रखी हैं, और इधर से आप ऑब्जर्व करते हैं ये गाय जो है, जो पर्सन है यहाँ से ऑब्जर्व करता है आप, ठीक है, अपने क्लॉक उसने सिंक्रोनाइज किया और इसको दोबारा, तो उसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास अलग ऑपोजिट होगी। तो उसके लिए जो रिलेशन आएगा आपके पास, यही वैल्यू पुट करके आप प्रीवियसली देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू गैमा वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें जो क्लॉक पे टाइम होगा वो इस तरह से पोजीशन डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट वेलोसिटी था, इस वजह से आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब मजीद इसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज एस फोकस हिज अटेंशन ऑन अ सिंगल क्लॉक इन एस बार, ठीक है। लेट्स से हमने पहले अरे क्लॉक ली थी, अब हम क्या करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लॉक पे, लेट्स से ये वाली क्लॉक है, ये इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ए है, फिक्स डिस्टेंस है, और मैं यहाँ पे खड़े होके सिर्फ इसी क्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसी पे टाइम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, पहले मैंने अरे ऑफ क्लॉक को देखता था, अब मैंने सिर्फ इसी एक मूविंग क्लॉक को देखना है कि इस पे टाइम मुझे क्या नज़र आ रहा है एक फिक्स डिस्टेंस पे। So S focuses the attention on a single clock in S bar, let X bar is equal to A and watches over some interval delta t। तो आप कुछ देर तक उस क्लॉक पे टाइम देखते हैं, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइल करेंगे आपके पास पूरा वो इंटरवल आ जाएगा। तो मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, लेट से आपने जो इनिशियल टाइम देखा था वो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, और जो फाइनल टाइम जिस इंटरवल का होगा वो टी एफ है, तो ये मेरे पास उसकी इक्वेशन है।
तो टी एफ की जगह पे आर टी एफ बार प्लस बी और सी स्क्वायर ए आ गया एक्स की जगह पे, और टी आई की जगह पे आपके पास टी आई बार प्लस बी ए ओवर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों के आपके एक्स बार में उसके कोऑर्डिनेट सेम है। ये जो वैल्यू है माइनस में और ये प्लस में जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो रिलेशन रहेगा वो ये रहेगा, गैमा इंटू टी एफ बार माइनस बी बार। तो ये डेल्टा टी बार हो गया, तो ये देखिए रिलेशन अगेन डेल्टा टी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी बार। तो मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, ठीक है, मूविंग क्लॉक रन होती है स्लो होती है हमारे पास, वो दोबारा जिस जो टाइम डायलेशन की स्टेटमेंट थी एग्जैक्टली वही अपेयर हुई है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो नई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नई चीज़ है वो अच्छी इंटरेस्टिंग है कि हम सारी चीज़ें रिट्रीव करें हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। अब लास्ट वो है रह गया हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन, उसको भी देख लेते हैं। इमेजिन अ स्टिक, यस स्टिक इज मूविंग टू द राइट एट स्पीड वी। तो आपके पास वही मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, राइट साइड पे मूव हो रहा है और उसमें स्टिक रखती है। तो स्टिक को जो अगर आप उसकी लेंथ मेजर करें एस बार में, तो आप उसकी लेंथ मेजर करेंगे उसकी राइट साइड, ठीक है, जो स्टिक लेट से ये थी, तो उसके राइट कोऑर्डिनेट लेंगे उसके रेफरेंस फ्रेम में, लेफ्ट कोऑर्डिनेट लेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये स्टिक की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसी स्टिक को ऑब्जर्व करें एस एस रेफरेंस फ्रेम है, ये एस रेफरेंस फ्रेम है, ये एस बार। तो आपके पास अगेन आप इसके राइट साइड लेंगे और इसकी लेफ्ट साइड लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाए। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स बार, ये जो रिलेशन है ये मैं नीचे ले आऊँ, एक्स आर बार माइनस एक्स एल बार। तो मेरे पास रिलेशन है एक्स का एक्स बार के साथ, और उसको मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी एक्स आर माइनस वी टी। ठीक है, और चूँकि ये एस में आपने जो मेजरमेंट की हैं वो साइमल्टेनियस की हैं, तो यहाँ पे भी टाइम सेम आएगा। तो टी, यहाँ पे टी मेजरमेंट हमारे पास लेंथ की बेसिकली है यही कि आपने साइमल्टेनियस अपने रेफरेंस फ्रेम में आपने साइमल्टेनियस मेजरमेंट की है दोनों एंड पे। तो यहाँ पे भी टाइम आ गया सेम, इधर भी टाइम सेम आ गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास आ गया एक्स आर बार माइनस एक्स एल बार इज इक्वल टू गैमा एक्स आर आर माइनस एक्स एल। ठीक है, तो एक्स डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू गैमा डेल्टा एक्स, अगर आप इसको रीअरेंज करें अगेन, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार ओवर गैमा। तो दोबारा आपके पास जो स्टेटमेंट आ गई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, कि मूविंग स्टिक हो अपने मूविंग स्टिक जो होती है आपके पास वो शॉर्टर होगी। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है मूविंग स्टिक थी, तो आपको वाज़े तौर पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी नजर आ गया कि इसका रिजल्ट भी वही है। So Lorentz contraction formula from Lorentz transformation. Again, Lorentz contraction formula from Lorentz transformation. लास्टली प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने एक रिलेशन यूज़ किया था, आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन रूल था, और मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट वहाँ से कैलकुलेट करके दिखी थी। तो यहाँ पे मैं आपको वो स्केच से जो ड्राइव करके दिखाता हूँ कि वो जो रिलेशन था आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन वो कैसे पेयर हुआ था। Suppose a particle moves a distance dx in the interval dt in s its velocity। तो इस velocity हमारे पास होगी कि आपने जो इंटरवल मेजर किया है s रेफरेंस फ्रेम में वो dx है, और जितनी देर में वो इंटरवल था टाइम लिया उसने वो dt है। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास velocity आ गई इन s रेफरेंस फ्रेम। अब अगर आप इन्हें एस बार में लेते हैं, ठीक है, तो ये डेल्टा डी एक्स नहीं आएगा आपके पास, डी एक्स बार आएगा जिससे हमें कंसर्न होगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया, वो एक्स बार वाली इक्वेशन ली है और उसके डिफरेंशियल ले लिए हैं। तो डेल डी एक्स बार इज इक्वल टू गैमा इंटू डी एक्स माइनस बी डी टी। और दूसरी आपको टाइम वाली इक्वेशन चाहिए, तो टाइम वाली मैं इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करूँगा, और मेरे पास आ गया यहाँ पे डी टी बार, और डी टी बार इज इक्वल टू गैमा डी टी वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ठीक, तो अगेन यहाँ पे भी मैंने इसका डिफरेंशियल लिया। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास एक वेलोसिटी का रिलेशन अपेयर हो जाएगा। तो ये रिलेशन यू बार इज इक्वल टू डी एक्स बार व डी टी बार, डी एक्स की ये वैल्यू आ गई, डी टी बार की ये वैल्यू आ गई। इसमें से आप अगर डी टी को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे डी टी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आ गया। तो आपको पता है कि डी एक्स वो डी टी क्या है, वो बेसिकली हमारे पास यू है।
तो यू बार इज इक्वल टू यू माइनस बी ओवर वन माइनस यू वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन रूल।